सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के YouTube चैनल ज्ञान संपदा पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित वर्मा, प्रवक्ता डीएलएड विभाग, विषय हिंदी। हमने पिछले वीडियो में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले स्वरों तथा व्यंजनों के संबंध में कितने अक्षर होते हैं ये जाना। स्वर को कितने भागों में डिवाइड किया गया, उनको किन आधारों पर बांटा गया, इसके संबंध में भी जाना। आज हम पुनः वर्णमाला को लेकर के आए हुए हैं, जिनमें अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग में के संबंध में जानेंगे। आखिर अयोगवाह क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, विसर्ग क्या होते हैं। अयोगवाह स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा, अंग और आ, ये दो वर्ण भी पाए जाते हैं। हिंदी भाषा में अनुस्वार तथा विसर्ग को आ का आधार लेकर लिखा जाता है, अतः इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, परंतु इनका तालमेल ना तो स्वरों से है और ना ही व्यंजनों से। ये स्वरों के साथ प्रयोग होने से व्यंजन भी नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से गति ना होने के कारण ये स्वर भी नहीं बन पाते। इसलिए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। अयोगवाह चूँकि आ को आधार लेकर के लिखे जाते हैं, इसकी पहचान आ के ऊपर बिंदु लगाने से होती है, जो कि अनुस्वार का रूप लेता है, और आ के पश्चात ये दो बिंदु लगाने से विसर्ग बन पाता है। इसके उदाहरण के रूप में जैसे कंकड़, कंस, प्रातः, स्वतः इत्यादि हैं। अब आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसी अक्षर पर बिंदु रखना अनुस्वार कहलाता है। इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे दंभ, पंक आदि। इसकी ध्वनि तीव्र होती है। अब अनुनासिक क्या होते हैं? अनुनासिक किसी वर्ण पर चंद का बिंदु लगाने से बनता है। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है तथा इसकी ध्वनि धीमी होती है, जैसे आँख और चांद। विसर्ग क्या होते हैं? विसर्ग की पहचान इन दो बिंदुओं के लगाने से होती है। किसी अक्षर के अंत में लगाए जाने वाले चिन्ह को विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण हा ध्वनि के समान होता है, जैसे अतः और प्रातः। इस तरीके से हमने अयोगवाह, अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार के संबंध में जाना। अब हम आते हैं व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजन के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार से इनको बांटा गया है। व्यंजन स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं और स्वरों के सहयोग के अभाव में इनका किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता है। अब हम व्यंजन के भेद के संबंध में हम देखते हैं कि इनको कितने आधारों पर बांटा गया है, ये कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया। वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर, वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हमारा वायु मार्ग में प्रक्षेप के आधार पर। इन व्यंजनों को इस तरीके से बांटने का प्रयास किया गया है। वायु मार्ग में प्रक्षेप के आधार पर
इन्हीं को हम प्राणत्व के आधार पर भी बोलते हैं। और तीसरा हमारा होता है नाद के आधार पर। नाद के आधार पर या इन्हीं को हम घोष के आधार पर भी बोलते हैं। नाद पब्लिक घोष के आधार पर या घोषत्व के आधार पर भी इन्हीं वर्णों को बांटा गया है। अगला हमारा होता है आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने स्वर वर्णों का भी वर्गीकरण किया था। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और पांचवा तथा अंतिम व्यंजन विच्छेद है अनुनासिकता के आधार पर। इस तरीके से हमारे व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है अनुनासिकता के आधार पर। अब इस तरीके से हमने व्यंजन को इन आधारों पर बांटने का प्रयास किया, यानी वायु मार्ग में अवरोध के आधार पर, वायु मार्ग में प्रक्षेप के आधार पर, नाद या घोष या इसी को घोषत्व के आधार पर आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, अनुनासिकता के आधार पर। इस तरीके से व्यंजन ध्वनियों का या व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। अगले वीडियो में हम इन आधारों पर व्यंजन ध्वनियों को या व्यंजन वर्णों को बांटने का प्रयास करेंगे। आखिर कितने तरीके से वायु मार्ग में प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया, वायु मार्ग में प्रक्षेप के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया, नाद या घोष के आधार पर व्यंजनों को बांटा गया, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर और अनुनासिकता के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। अगले वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।